वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है, सांख्यिकी। तो उसमें आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। हम जानते हैं जो सांख्यिकी है यानी कि स्टैटिक्स है, वो हमें संख्या के रूप में सूचना देती है, यानी कि जब हमें अंकों के रूप में या शब्दों के रूप में परिमाणात्मक रूप से सूचना प्राप्त होती है तो उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले यही है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उनकी हमें परिमाणात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। परिमाणात्मक जिसको आप गिन सकते हो, जो संख्या है, जैसे 1 2 की फॉर्म में जो नंबर्स हैं, संख्या होती है, उसको हम परिमाणात्मक बोलते हैं। तो जो सांख्यिकी है वो परिमाणात्मक सूचना देती है, इसलिए अर्थशास्त्र में जो भी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति होती है वो सांख्यिकी की वजह से होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगी कि जो आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो ये कहेगा कि जो भारत में बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है या गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सांख्यिकी की मदद से आप उसकी एग्जैक्ट आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे भारत में जो बेरोजगारी है वो कितने % है और बेरोजगारी है वो किस रूप में मिलती है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि बेरोजगारी को अर्थशास्त्री इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि भारत में जो कार्यशील जनसंख्या का 20% भाग है वो बेरोजगार है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको वो सांख्यिकी से मिली है। तो जो परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है वो हमें सांख्यिकी से प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड इम्पोर्टेंस, इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्परल कंपैरिजन। अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलना आप कर सकते हो। अंतर क्षेत्रीय का मतलब है कि दो क्षेत्रों के बीच में आप सांख्यिकी की मदद से तुलना कर सकते हो। जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो, या भारत या चीन के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। दो समयों के बीच में भी तुलना की जा सकती है। आज़ादी के समय पर देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज़ादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। इस तरह की तुलना आप सांख्यिकी की मदद से कर सकते हो। तो जो अंतर क्षेत्रीय है, तुलना से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम में पाई जाने वाली तुलनाएं हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आप तुलना करते हो, या जैसे मैंने भी बोला पंजाब या हरियाणा के बीच तुलना करते हो। तो इन क्षेत्रों में जो भी बेरोजगारी पाई जाती है, अगर हम उनके बीच में तुलना करते हैं तो अंतर क्षेत्रीय कहलाती है। अगर हम बात करें अंतर समय तुलना की, तो अंतर समय तुलना से अभिप्राय है दो समयों के बीच में की जाने वाली तुलना। अंतर समय तुलना से अभिप्राय यह है कि समय के साथ साथ किसी समस्या के विस्तार में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे आज़ादी के समय कितने % जो लोग हैं वो बेरोजगार थे, और आज़ादी के 75 साल बाद कितने % जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो इस तरह हम तुलना कर सकते हैं। थर्ड है कारण और परिणाम के बीच में संबंध ज्ञात करना। सांख्यिकी की मदद से आप दो चरों के बीच में कारण और परिणाम ज्ञात कर सकते हो, और जब हम किसी चर के बीच में कारण और परिणाम ज्ञात करते हैं तो ये हमें जो अर्थशास्त्र है उसको विज्ञान के रूप में व्यक्त करता है। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूह में कारण संबंध ज्ञात करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा ही संबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसे संख्यात्मक अध्ययन से यह पता चला कि मांग में जो कमी होती है, यानी कि लोगों अगर किसी वस्तु की डिमांड कम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में निवेश में भी कमी आ जाती है। जैसे ही लोग किसी वस्तु की मांग कम करेंगे, जैसे कि स्कूटर की मांग अगर कम होगी, डिमांड कम करेंगे, तो जो उत्पादक है वो स्कूटर का जो उत्पादन है वो कम कर देगा, यानी कि सप्लाई कम होगी, जिससे निवेश है वो भी कम हो जाएगा। इस तरह एक वस्तु में चेंज होने से, किसी एक वस्तु की मांग में चेंज होने से निवेश पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसका कारण और परिणाम दोनों जान लेते हैं। तो सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो इसलिए जो सांख्यिकी है वो कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात करती है, जिससे हम कोई नीति बना सकते हैं। अगला है अर्थशास्त्र में जो भी सिद्धांत या मॉडल बनते हैं उसमें सांख्यिकी का रोल महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण करना, जैसे मांग का नियम है। मांग का नियम क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग उस वस्तु की जो मांग है यानी कि डिमांड है वो कम करते हैं। तो ये जो मांग का नियम है वो सांख्यिकी की बेस पर ही बनाया जाता है, क्योंकि सांख्यिकी की मदद से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो लोग उस वस्तु की जो मांग है वो कम
कर देते हैं तो उनके बीच में संख्यात्मक संबंध को देखता है। फिफ्थ है आर्थिक भविष्यवाणी, इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग। अगर हमें हमारे पास डाटा उपलब्ध है, आंकड़े उपलब्ध हैं, तो हम निश्चित समय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि ये भविष्यवाणी स्टिक नहीं होती है। कुछ हमारे पास जो चर हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी कि जो डाटा है वो हमारे पास निश्चित होना चाहिए, तभी हम निकट भविष्य में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। विभिन्न वर्षों में कीमत स्तर के व्यवहार का अध्ययन करके अर्थशास्त्री संख्यात्मक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि निकट भविष्य में कीमत स्तर में क्या प्रवृत्ति होगी। अगर लगातार गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो जो अर्थशास्त्री है उसकी स्टडी करके कीमत प्राइस की, तो वो देख सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस आगे भी बढ़ेगा या कम होगा। आगे है नीतियों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है, चाहे वो वित्त मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है, वो सांख्यिकी के अध्ययनों के बेस पर ही होती है, क्योंकि सांख्यिकी से हमें आइडिया मिलता है कि जो आय है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, लोगों की जो मांग है वो किस तरह की है, तो करों में वृद्धि करनी चाहिए या कमी करनी चाहिए। एक वित्त मंत्रालय सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा सरकार की आय में होने वाली वृद्धि के स्रोत के रूप में ये देखता है कि करों में वृद्धि करनी चाहिए या कमी करनी चाहिए। तो इस तरह जो नीति बनाई जाती है वो सांख्यिकी की मदद से बनाई जाती है। आर्थिक संतुलन, आर्थिक संतुलन भी सांख्यिकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी आर्थिक संतुलन में काफ़ी मदद करती है। आर्थिक संतुलन की स्थिति में उत्पादक और उपभोक्ता की जो संतुष्टि होती है वो अधिकतम होती है। संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उत्पादक या उपभोक्ता अपनी स्थिति को वर्तमान मानता है और उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहता। उपभोक्ता को हमेशा अधिकतम संतुष्टि मिलती है जब वो अपनी दी हुई आय से अधिक वस्तुओं को खरीद सके, जबकि उत्पादक को संतुष्टि तब मिलती है जब वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो जो अर्थशास्त्री है वो सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आर्थिक सिद्धांतों की रचना करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उत्पादक अपने लाभ को कैसे अधिकतम कर सकता है और उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को कैसे अधिकतम कर सकता है। आगे हम देख लेते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी के अंदर कौन कौन सी सीमाएं हैं। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, तो जो सीमाएं हैं उनसे अभिप्राय है कि सांख्यिकी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है या नहीं। सांख्यिकी के अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करना आसान नहीं है, लेकिन उनको देखा जा सकता है कि सांख्यिकी के अंदर कौन कौन सी सीमाएं हैं। सबसे पहले है केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन। जो सांख्यिकी है वो केवल संख्याओं के रूप में जो सूचना मिलती है उनका अध्ययन करता है। इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक तथ्य है जो गुण पर बेस होते हैं, जैसे ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमानी, उनके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता। दूसरा जो सांख्यिकी है वो केवल समूह के रूप में, अगर डाटा आपके पास अवेलेबल है यानी कि आंकड़े उपलब्ध हैं तभी कोई निष्कर्ष निकाल सकती है, क्योंकि कोई भी अकेली संख्या सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी के लिए बहुत सारे डाटा होने ज़रूरी है जिसके बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। केवल समूह का अध्ययन करती है। इसमें केवल मात्रात्मक तथ्यों के समूह का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी अकेली संख्या है वो सांख्यिकी नहीं कहलाती। इसलिए हमें एक से ज़्यादा आंकड़े की आवश्यकता होती है तुलना करने के लिए, तो ये भी एक लिमिटेशन है सांख्यिकी की। थर्ड है आंकड़ों की समरूपता या सहजातीय का होना। समरूपता का अभिप्राय है कि जो आंकड़े हैं एक ही तरह के होने चाहिए, तभी हम उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विभिन्न जाति या गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। अगर आंकड़े अलग अलग होंगे तो उनके बारे में तुलना नहीं की जा सकती। जैसे अगर आप कपड़े और अनाज की तुलना करोगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो कपड़े हैं उनको अलग इकाई में मापा जाता है और अनाज को अलग इकाई में मापा जाता है। कपड़े को आप मीटर के रूप में मापते हो, जबकि जो अनाज है उसको आप क्विंटल के रूप में या किलो के रूप में मापते हो। तो उत्पादन की मात्रा के अनुसार तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि कपड़े को मीटर में तथा अनाज को टन में या क्विंटल में या किलो के रूप में मापा जाता है। तो समान मात्रा नहीं। अगर इसी चीज़ को आप दूसरे एग्जाम्पल से समझो, जैसे राम की आयु 40 साल है, लेकिन सोहन का जो वजन है वो 40 किलो है और मोहन का जो लंबाई है वो 5 फुट है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, आंकड़े हैं,
लेकिन तीनों सहजातीय नहीं है, एक रूप नहीं है, तो आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकोगे। इसलिए कोई निष्कर्ष निकालने के लिए जो आंकड़े हैं वो एक रूप होने ज़रूरी है, एक रूपता या सहजातीय उसमें होना ज़रूरी है। आगे है, सांख्यिकी से जो भी परिणाम मिलते हैं वो परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते। जैसे अगर कहा जाए कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 50,000 रुपये प्रति वर्ष है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो 50,000 है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों की आय इससे अधिक हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की आय इससे कम हो सकती है। तो जो भी परिणाम या जो भी सूचना मिलती है वो औसतन रूप से सत्य होते हैं। आगे है, बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो गलत है। यानी कि जो डाटा है, केवल डाटा, उससे हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। डाटा के साथ साथ हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर अगर हम कपड़े के व्यवसाय के 3 सालों के लगातार लाभ की स्टडी करें, जिसमें एक पहले साल उसे 1,000 का, दूसरे साल 2,000 का और तीसरे साल उसे 3,000 का फ़ायदा हुआ। इसके विपरीत अगर आप कागज़ के व्यवसाय के बारे में बात करो तो पहले 3,000 का फ़ायदा होता है, फिर 2,000 का, फिर 1,000 रुपये का। तो अगर हम इन दोनों का औसत निकाल लें तो औसत 2,000 आएगा। औसत कैसे निकालते हैं कि जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उन सबको प्लस करना है। तो 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 6,000 होंगे। तो 6,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 होगा। यानी कि जो कपड़े का जो व्यवसाय है वो लगातार 2,000 का लाभ कमा रहा है। ऐसे ही अगर आप कागज़ का देखोगे तो 3,000, 2,000 और 1,000 जब आप प्लस करोगे तो 6,000, 6,000 बटे में 3 तो 2,000। तो दोनों का जो औसतन लाभ है वो 2,000 है। तो इससे तो ये आइडिया मिलता है कि दोनों को समान लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कपड़े का जो व्यवसाय है वो लगातार बढ़ रहा है, कि उसका लाभ बढ़ रहा है। पहले साल उसने 1,000 का प्रॉफिट किया था, दूसरे साल 2,000 का, तीसरे साल 3,000 का। जबकि जो कागज़ है उसका व्यवसाय लगातार जो लाभ है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि पहले उसने 3,000 का, फिर 2,000 का और उसके बाद 1,000 का लाभ कमाया था। तो इस तरह जो कागज़ का जो व्यवसाय है वो नुकसान में जा रहा है और कपड़े का जो व्यापार है वो फ़ायदे में जा रहा है। लेकिन अगर सांख्यिकी की तरफ से देखा जाए तो दोनों को समान लाभ मिल रहा है। तो इसलिए बिना संदर्भ के जो आंकड़े हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। आगे है, केवल विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग, जो सांख्यिकी है उन्हीं के द्वारा प्रयोग की जा सकती है जिनको इसका ज्ञान है, यानी कि विशेष ज्ञान प्राप्त है। साधारण व्यक्ति के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करना आसान नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति सांख्यिकी का प्रयोग करे तो उसका गलत प्रयोग कर सकता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है जिसके पास ज्ञान नहीं है और उसको दवाई देने के लिए काम दे दिया जाए तो वो गलत दवाई देगा। यानी कि इस तरह जो अयोग्य मनुष्य के हाथ में जो आंकड़े हैं वो अयोग्य डॉक्टर के हाथ में दवाई के समान है। इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, दुरुपयोग संभव। सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो दुरुपयोग हो सकता है, यानी सांख्यिकी का गलत प्रयोग किया जा सकता है। अपने तथ्यों को प्रूव करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है। जो सांख्यिकी है वो गीली मिट्टी के समान होती है, जिससे आप देवता भी बना सकते हो और शैतान भी बना सकते हो। आप चाहे तो इससे देवता की मूर्ति बना सकते हो, चाहो इससे शैतान की मूर्ति बना सकते हो। तो जो सांख्यिकी है उसका सही है गलत दोनों प्रयोग हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा सांख्यिकी का क्या महत्व है, साथ में हमने देखा कि सांख्यिकी के अंदर क्या क्या सीमाएं हैं, यानी कि क्या क्या कमियां हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।